सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम आगे हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। कल जो है हमने श्रवण दोष के सारे कारण, ये जो है आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे कारण हमने पढ़ लिए थे। आज हम जो है श्रवण दोष के सुधार पढ़ेंगे। ठीक है, श्रवण दोष के सुधार मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम है जो श्रवण दोष की, श्रवण दोष है ये जो, इसके जो कारण तो जो हमने पढ़ लिए। अब इन्हीं जो प्रॉब्लम हो गई हैं उनको सुधारा कैसे जाए, इनके सुधार अब हम पढ़ेंगे। कहता श्रवण दोष के सुधार की तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है। बिल्कुल, बच्चों को, अभिभावकों को मदद एवं सलाह दी जानी चाहिए कि बच्चों के जो अभिभावक हैं, आपको दिख रहा है? हाँ, बच्चों के जो अभिभावक, यानी कि अभिभावक कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स जो होते हैं उनको क्या है, मदद एवं सलाह दी जानी चाहिए ताकि वे बच्चों में श्रवण दोषों को पहचान सके तथा उनका उचित सुधार हो सके। मतलब कि पेरेंट्स को बहुत सारी मदद और हेल्प दी जानी चाहिए, सलाह दी जानी चाहिए ताकि वो उनको दूर कर सके और उनका जो श्रवण दोष है वो पहचान सके, उनमें सुधार कर सके। सबसे पहले जो है क्या किया जा सकता है, कम सुनने, ऊंचा सुनने और बधिर बालकों के लिए चिन्ह भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे जो बच्चे ना कम सुनाई देता है, जिनको ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा बोलना पड़ता है उनको सुनाने के लिए, समझाने के लिए। बधिर जो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, जैसे होते हैं ना जो बोले होते हैं, वो बधिर बालक, इन सब के लिए क्या है, जो चिन्हित भाषा होती है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम कुछ भी बोलते रहेंगे, सुनाई तो उन्हें देगा नहीं, तो उन्हें समझाने के लिए क्या है कि चिन्हित भाषा जो है, चिन्ह वाली जो भाषा होती है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है, कान की उचित प्रकार से देखभाल की जाए। कानों की अच्छे तरीके से देखभाल की जानी चाहिए। समय पर डॉक्टर को दिखाएं, अगर दर्द होती है या फिर कुछ चोट वगैरह लग गई है तो भी डॉक्टर को दिखाएं। सुई वगैरह आदि जो है, ये नुकीली चीज़ें नहीं मारनी चाहिए, ये सब जो है देखभाल किया जाना चाहिए कानों का। सही इलाज भी करवाना चाहिए। श्रवण दोष होने पर सही व नियमित डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। जैसे मैंने बताया, इन्होंने भी यही कहा है कि श्रवण दोष अगर होता है तो उसके लिए बिल्कुल सही और नियमित डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दवाई खा ली, कुछ भी तेल वगैरह लगा लिया, वो कई बार हो सकता है वो ना भी ठीक करे, है ना, कोई और प्रॉब्लम भी लगा सकता है। तो इससे क्या है, डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए, सही व नियमित, कंटिन्यूसली, रेगुलर जो डॉक्टरी जांच है ना वो करवानी चाहिए। ये नहीं एक बार कर लिया तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया तो छोड़ दिया, या आलस आ गया, नहीं गए डॉक्टर के पास, ये सब ऐसा कुछ कारण तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। नियमित, कंटिन्यूसली, रेगुलरली जांच करवानी चाहिए जब तक कि आपका जो श्रवण दोष है आपको सहायता ना मिल जाए, आप ठीक ना हो जाए। आगे चौथा है, कानों की सफाई में कभी भी तीखी व नुकीली उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कल भी बताया था ना कि सुई या फिर कई बार बॉबी पिन्स जो होती हैं उनको भी मारा जाता है कान में साफ़ सफाई करने के लिए, या माचिस की तीली मारी जाती है। तो ये भी क्या है, इवन बर्ड्स जो भी डाले जाते हैं ना वो भी बहुत ख़तरनाक है कान के लिए। उससे क्या है, कर्ण पटल हमने कल पढ़ा था ना, कान का पर्दा, वो भी जो है फट सकता है। तो ये तीखी और नुकीली चीज़ें वगैरह इनको यूज़ भी नहीं करना चाहिए, इन उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे है, अगर श्रवण क्षति से ग्रस्त बच्चे को जीवन की प्रथम अवस्था में मदद मिल जाए तो श्रवण दोष के प्रभाव को काफ़ी कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही कि अगर देखिए समय पर, जैसे बोलते हैं ना, समय पर अगर डॉक्टरी जांच मिल जाए या डॉक्टरी सहायता मिल जाए या हॉस्पिटल ले जाया जाए तो जान बच गई युवक की। ऐसे समय पर डॉक्टर के पास ले गए तो बच गए, ऐसे कुछ है ना, अच्छा है। तो वो क्या है कि पहले ही अवस्था में, प्रथम अवस्था में ही जो है बच्चे को सहायता मिल जानी चाहिए और जो है उसका मदद हो जानी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, जिससे क्या है, श्रवण दोष के प्रभाव काफ़ी कम किया जा सकता है, बच्चे को काफ़ी उससे छुटकारा मिल सकता है। आगे है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभिभावकों व विद्यार्थियों द्वारा उचित सुधार कर श्रवण दोष को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है
आदर्श श्रवण कौशल शिक्षण में अध्यापक की भूमिका। अब देखिए, अच्छे तरीके से श्रवण कौशल के शिक्षण में मतलब उसके टीचिंग में जो है, जो टीचर का क्या रोल है, रोल ऑफ टीचर क्या है, टीचर की क्या भूमिका है। सर्वप्रथम अध्यापक को कक्षा के भीतर व बाहर के वातावरण की सुव्यवस्था की ओर सतर्क रहना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए कि कक्षा के जो अंदर मतलब क्लास के अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट को, दोनों को जो है सुव्यवस्थित सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। सही तरीके से व्यवस्थित, ठीक है। सही तरीके से, सुव्यवस्थित मतलब सही तरीके से व्यवस्थित, सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए। ये नहीं कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी बातें करी जा रहे हैं। क्लास के भीतर का ये प्रॉब्लम हो गई। क्लास के बाहर का क्या है कि आप बच्चों को अंदर पढ़ा रहे हैं, बाहर अपने बच्चे शोर मचा रखे हैं, उन्होंने जैसे ग्रुप बना के खड़े हैं और इतना शोर मचा रहे हैं कि अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है। उस पर क्या है, अगर डिस्टर्बेंस हो, शांति ना हो तो ध्यान नहीं ना लगता है हमारा भी तो पढ़ने में। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, टीचर को ये सब ध्यान में रखना चाहिए। आगे है, अध्यापक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अब टीचर जो है अगर वो ही गलत बोलेगा तो फिर बच्चा कैसे सीखेगा। अब कई टीचर्स जो है ना वो स को श भी बोलते हैं, तो फिर बच्चे भी क्या करते हैं, स को श ही बोलने लग जाते हैं। और उनके घर वाले अगर पेरेंट्स उनको समझाएंगे भी ना कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे स नहीं होता है, श होता है, तो या श नहीं स होता है, तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मेरी मैम तो ऐसे ही बोलती थी, मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा। अब अगर टीचर का उच्चारण शुद्ध ही ना होगा, खुद ही गलत टीचर बोल रहा है, तो बच्चा कैसे सही सीखेगा। इसीलिए जो है टीचर का जो खुद का उच्चारण है वो भी सही होना चाहिए। उच्चारण क्या है, उच्चारण मतलब हमारा बोलना, बोलने जो हम बोलते हैं वो। दूसरा है, उसे उचित गति व स्वराघात बलाघात के अनुरूप अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। ये नहीं कि टीचर बहुत तेज़ी से बोली जा रहा है, बच्चे बेचारे सुन ही नहीं पा रहे हैं, है ना। ये नहीं टीचर धीरे धीरे बोली जा रहा है और बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है। स्वर कभी टीचर बहुत ऊंचा कर देता है, कभी बहुत कम कर देता है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि बलाघात मतलब जहाँ पर जोर देने की ज़रूरत है वहाँ पर जोर दे के समझाया जाना चाहिए कि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ये नहीं कि ऐसे लगे रहे बस करने कुछ भी जो मन में आया। बहुत तरीके से बोलना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं बोर ना हो और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें लास्ट तक। आगे है, अध्यापक को विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप विषय सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए कई बार जो है हम ऐसे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हमें 3D एनिमेशंस के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू या कई बार टीचर मॉडल्स लेकर आते हैं, उनके थ्रू जब हमें पढ़ाया जाता है ना, तो उससे क्या है हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि वो स्टूडेंट के मानसिक स्तर को अनुरूप, मानसिक स्तर का अनुरूप यहाँ मतलब है कि जैसा उसका बौद्धिक क्षमता है या जितना उसकी समझ है। ये नहीं कि अब छोटे बच्चों के लिए आप बहुत बड़े बड़े मॉडल ले जाएंगे तो उससे भी क्या है वो बोर ही हो जाएंगे, उन्हें वो समझ नहीं पाएंगे। वो उनका जब मानसिक स्तर उतना नहीं है अभी कि आप उनको बहुत बड़ा वाला लेवल का मतलब करवा दें, है ना। उनके मानसिक स्तर के अनुरूप करवाया जाना चाहिए। और अगर बड़े बच्चे हैं जिनको भी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है और ऊपर उन्हें अगर आप छोटी सी थोड़ी थोड़ी नॉलेज ही दे देंगे तो उससे भी क्या है उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा, वो ध्यान से जो है नहीं सुनेंगे। अब आगे है, विद्यार्थियों को स्पष्ट भाषा में निर्देश दिए जाने चाहिए। टीचर को जितना हो सके सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। जितना जितना टफ तरीके से समझाते हैं, जैसे कई बार होता है ना हमें वो टीचर बहुत अच्छे लगते हैं जो हमें बहुत ईजी मेथड से ईजी वे में पढ़ाते हैं, तो उनका हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। लेकिन जो ऐसे बुकिश लैंग्वेज कराए जाते हैं या कई बार टीचर एग्जांपल्स नहीं देता है तो फिर हमें उसका समझ नहीं आता है, बहुत मुश्किल हो जाती है ना हमें। तो टीचर का जो बोलने का तरीका है या उसकी जो भाषा है वो भी जो है स्पष्ट रूप से निर्देश देने चाहिए उन्हें भी। आ गया, कक्षा में अधिक से अधिक आदर्श वाचन करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, आदर्श वाचन होना चाहिए। टीचर को भी बोलने का जैसे होता है ना कि जैसे टीचर बोलेगा बच्चा वैसे ही समझता है, सुनता है और वैसे ही बोलने लग जाता है। तो आदर्श वाचन होना चाहिए। विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे उनके श्रवण कौशल की जांच हो सके।
मतलब जैसे एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, अब टीचर को ये भी क्या करना चाहिए कि उन्हें बोलना चाहिए अब मेरे पीछे पीछे बोलो। जैसे एक लाइन बोल दी, अब पीछे पीछे बच्चे बोल रहे हैं, या एक पैरा बोल दिया फिर बच्चों को उठा के चलो बच्चों तुम बोलो, चलो बच्चों तुम बोलो। तो ऐसे क्या है, बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अनुकरण वाचन के लिए प्रेरित करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है कि देखिए अशुद्धियाँ पता चल जाएंगी बच्चों की, कहाँ कहाँ बच्चे गलती कर रहे हैं, तो टीचर जो है उन्हें सुधार भी सकता है समय पर। और पता भी चल जाएगा कि किस बच्चे ने कितना समझा है। और इससे क्या है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे भी, जब उन्हें पता है कि टीचर इसके बाद अब हमें उठाकर किसी को भी उठाकर जो है वो सुन सकते हैं और अनुकरण वाचन करवा सकते हैं, तो बच्चे भी जो है ध्यान से सुनेंगे, ऐसे लेज़ीनेस नहीं रहेंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आगे है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाषाई कौशल के अभ्यास के जितने अवसर प्रदान किए जाएंगे, श्रवण कौशल उतना विकसित होगा। बिल्कुल, कि जितना भाषाई कौशलों के अभ्यास, जितनी इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी ना, जितना बच्चे को बुलाया जाएगा या रीड करवाया जाएगा, या टीचर अच्छे से रीड कर करके सुनाता है, जैसे जैसे पढ़ाने के अवसर, ये सब अभ्यास के अवसर दिए जाएंगे, उतना उतना बच्चे जो है श्रवण कौशल उनका उतना ही विकसित होगा। तो आज ये जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर जो है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, शिक्षण अथवा कथन कौशल, ये वाला जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हम करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको कुछ ज्ञान देने के काबिल हो पाई, मैं कुछ आपको समझा पाई, इसमें मेरा सौभाग्य है। सो थैंक यू, धन्यवाद, सीताराम। तो ये सब हमने कर लिए थे। थैंक यू।